गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेटा जनरली आपने देखा है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आप पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल। देखो, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। है ना, यही तीन स्टेट होती है। उसके अलावा आप कहेंगे सर प्लाज्मा और वो सब भी तो है। बेसिकली तीन स्टेट्स होती है मैटर की। इसके बेसिस पे बेटा दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस रिएक्शंस एंड हेट्रोजेनस रिएक्शंस। आप नाम से समझ पा रहे हैं, होमो मीन सेम। तो अगर सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है सेम हो तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? होमोजेनस रिएक्शंस। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सेम। कि मान लीजिए रिएक्टेंट में हम बात करें नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी गैस है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो गैस। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस रिएक्शन। बट एट द सेम टाइम हेट्रोजेनस रिएक्शन में क्या होगा कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की सेम नहीं होंगी। जैसे अगर हम बात करें तो जिंक रिएक्ट करती है HCl के साथ एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड along with liberation of hydrogen gas. So zinc is solid, HCl aqueous solution होता है, जिंक क्लोराइड अगेन aqueous solution and hydrogen is gas. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम क्या देते हैं? हेट्रोजेनस रिएक्शंस। इज इट क्लियर? तो होमोजेनस में सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही फिजिकल स्टेट में थे, जबकि यहां पर हेट्रोजेनस में सारे अलग अलग में होते हैं। अब जो कन्वेंशनल टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एज द नेम स्टेट्स कि ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उस रिएक्शन को बच्चों हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में ए कंबाइंस विद बी टू फॉर्म ए बी, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं। बर्निंग ऑफ कोल वेरी सिंपल एग्जांपल कि कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है वो गैसेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर देता है। आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी भी दी हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड along with evolution of heat। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है जो गैसियस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मैग्नीशियम है व्हाइट कलर की होती है, जो कि ग्रे कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्विक लाइम की रिएक्शन आप सबने पढ़ी है, देखी है एटलीस्ट लाइफ में, कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक लाइम की फॉर्मेशन कर देता है ना बच्चे, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम है, ये CO2 की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। देखिए केमिकल फॉर्मूला मार्बल का भी CaCO3 होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका रिवर्स कर दें हम तो क्या होगा? दैट विल बी डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन। कि जहां पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर देता है, उसके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं एंड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है A2B। अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बन रहा है? क्या बना? A2 अलग हो गया और B2 अलग प्रोडक्ट बन गया।
अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे बच्चों अलग अलग होती है। पहले मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा। अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन का डिसोसिएशन जब होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या बन गया फिर से, क्विक लाइम। ठीक। अब तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कंडीशन के बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर का रोल हो गया इसमें। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के थ्रू होती है वो क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है उसका ब्रेकडाउन क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पे हीट इन्वॉल्व है। लेड नाइट्रेट को भी जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बना देता है एंड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों। और अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देखना है तो आयरन सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जो ये फेरस सल्फेट है ना जो, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है इसलिए मैंने मेंशन किया है, इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जब इसको हीट किया तो दो गैसेस प्रोड्यूस हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर गैसेस हैं ये बर्निंग सल्फर की स्मेल देती हैं और इसलिए इनको क्या कहते हैं, वाफ्टलिंग गैस। वाफ्टलिंग गैस इनको कहा जाता है। तो ये पहला टाइप हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन जहां पे हीट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड टाइप इज, ये उसी रिएक्शन को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। फोटोलाइटिक डिपोजिशन, फोटो का मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस, तो फोटो का मतलब लाइट, लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन। तो डिकम्पोजिशन लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है तो उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इनको हम सनलाइट में रख दें तो इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन या ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। और ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज्ड इन, ये वाली रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर। ये देखिए नेट रिएक्शन में होता क्या है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको लिए दिखाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। पहले एक अलग से हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, देन विल टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो लिक्विड स्टेट में होता है उसको अगर हम सनलाइट में रख दें तो इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो जो एनर्जी है सनलाइट की, सनलाइट की एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म में, तो उस फोटोन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे जो आयन है उसको हमने लाइट की प्रेजेंस में रखा तो फेरस से फेरिक की फॉर्मेशन होगी, और इसको जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दो हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन परफॉर्म हो ना तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत कॉमन एग्जांपल है इस पूरी प्रोसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो यहां पे इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ अटैच किया गया है। देखिए यहां पे आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रही है, वन इज कैथोड, कैथोड हमेशा याद रखना है नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कैथोड और एनोड को लेके। इसी तरह जो नॉन मेटल आयंस होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड मेटल आयंस आर
पॉजिटिवली चार्ज। तो दो चीजें देखो हमारे पास, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। तो हमें पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। मेटल पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। इज इट ओके टू एवरीवन, याद रहेगा। चलिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। इस तरह का सेटअप होता है कि एक प्लास्टिक मग में ड्रिल करके 2 होल कर लिए और उसमें रबर स्टॉपर्स लगा दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड इन दोनों के दोनों होल्स में इंसर्ट कर दी और उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। मग में पानी भर दिया जिससे कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इस वाटर में ऐड कर दी गई। अब 2 टेस्ट ट्यूब ली, ये दोनों टेस्ट ट्यूब ली गई जिनमें वाटर भरा उनको उल्टा कर दिया कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। इस सेटअप करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद इसमें से करंट या बैटरी में से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर तक इस सेटअप को छोड़ दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में से। और एक और ऑब्जर्वेशन वहां पे मिलता है कि जो हाइड्रोजन है कैथोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे जो है और ऑक्सीजन एनोड पे है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है डबल है हाइड्रोजन के टर्म्स में या कंपैरिजन में। क्यों हुआ ऐसा, देखिए वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा, H प्लस O2। तो जो O2 है वाटर के फॉर्मूला में ही जब ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए जो ऑक्सीजन कलेक्ट होती है एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे क्या है, अभी बताया था मैंने, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगी। तो ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन आयन एट कैथोड। तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन का एनोड पे वो डबल है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो वॉल्यूम है 2:1 होता है बाय वॉल्यूम। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं बच्चों, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं मीनिंग, तो जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से हटा देता है तो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में आयरन जो है इसको बेचारे को, कॉपर को भगा देता है इसकी जगह से और आयरन सल्फेट बना देता है या जिंक सल्फेट बन जाता है, ऐसे ही लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों हुआ ऐसा, तो बच्चों इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्टिविटी सीरीज का। देखिए ये अरेंजमेंट है एलिमेंट का या मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर, या उनका कंपैरिजन है हाइड्रोजन के साथ। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनको मोर रिएक्टिव माना जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयन। ये तो क्या हो गए, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और इसके बाद जो आएंगे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आयन के बाद जो आएगा, या मैं इसको हाइड्रोजन को यहां से हटा देता हूं, इसके बाद आएगा जैसे फॉर एग्जांपल आयन के बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। ये थोड़ा सा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। एंड उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो ये सारे इससे ऊपर हैं तो हाईली रिएक्टिव, और कुछ हैं जो इसके बाद आएंगे जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये कंपैरिजन है मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन से ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव, याद रहेगा।
अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं सारे एग्जांपल पहले वो लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहता है कि आयन नेल को ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। तो आयन नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब आयन के और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होगी। कुछ देर के बाद जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ब्लू कलर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और आयरन नेल जो है ब्राउनिश हो जाती है, ब्राउनिश इन कलर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आयन और कॉपर सल्फेट की मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाई थी ना आपको, तो ये आयन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयन की बात करें आयन और ये कॉपर लीस्ट रिएक्टिव में आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है इसकी जगह से और आयन सल्फेट बना देता है। तो आयन हैज डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको बच्चों हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। और रिएक्शन अगर आपको देखनी हो तो एक रिएक्शन और आपको बताता हूं। जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से भी इसको ऐसे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, और इसको कॉपर के साथ रिएक्शन होती है इसकी, कॉपर मेटल की, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा एंड हमें सिल्वर मिल जाएगी। अब आपको जो मैंने समझाया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके बेस पे चलिए एक बार इसको बैलेंस करके बताइए इस रिएक्शन को, फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए बच्चों और मुझे इसको बैलेंस करके बताइए। तब तक मैं एक और रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं आयन की वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इनको बैलेंस करके बताइए। आप क्विक मेथड यूज कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मैं फिजिकल स्टेट तब तक लिख देता हूं। कॉपर सॉलिड होता है, कॉपर नाइट्रेट भी एक्वा सॉल्यूशन हमें मिलेगा और सिल्वर तो सॉलिड है ही है। होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, तो अब मैं इसकी बैलेंसिंग करके लिख रहा हूं। लाइकवाइज आयन इज सॉलिड, वाटर स्टीम फॉर्म में होता है तो इसलिए गैस लिखा है मैंने, आयन ऑक्साइड सॉलिड एंड हाइड्रोजन अगेन गैस। इसको भी बैलेंस करना था आपको, आप अपना मैच कर लीजिएगा आंसर, ये हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल वे। अब एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो काम हो जाएगा दुगना, काम बढ़ गया आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि भैया आपके पास एक तो ये था और एक आपके पास ये था, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये सॉरी ये वाला जो है एक तो कंबाइन हो गया इसके साथ और दूसरे वाला जो ये था ये कंबाइन हो गया इसके साथ। दोनों ने अपना अपना नया पेयर बना लिया ना, नया कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये इसके साथ आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड रिएक्ट करके अपने आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बनाए, क्या कहा मैंने, रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्ट एंड डिस्प्लेस, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट था, उसको जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या हुआ देखो, इसमें सोडियम जो था वो कंबाइन हो गया क्लोराइड के साथ और बच गए कौन, दोनों, ये दोनों। तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बच्चों। तो ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो एक टाइप है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो एक टाइप होता है, ठीक। दूसरी रिएक्शन आप ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की। देखो बेटा, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के कंसेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ रिएक्शन शो कर रहा हूं, आप और रिएक्शन से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट रिएक्शन। दोनों एक्वा सॉल्यूशंस हैं, लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड एंड
पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक बच्चों, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपके करवाऊं तो आपको मैं बता एक चीज पूछता हूं कि ये चार ऑप्शन है आपके पास है जिंक है, निकल है, आयरन है और कैल्शियम है। इनमें से कौन सा एलिमेंट एल्यूमिनियम को इसके सोर्स से डिस्प्लेस कर देगा, बताइए। ठीक, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। अगले टाइप के जो रिएक्शंस है ना बच्चों, दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट में इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसकी टाइप्स में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्रेसिपिटेट बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, पता नहीं क्यों होते हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। देखो, दो चीजें ध्यान में रखना, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड होता है रिडक्शन। बात समझ में आ गई? एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गई या हाइड्रोजन वहां से हट गई, वो हो गया ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो, ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आया? पक्का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और उसका अपोजिट कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखिए कॉपर में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड था, उससे क्या बन गया? कॉपर, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन करना है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? फिर भी बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं बता दूं? बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि एक वर्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हो जाता है उल्टा। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। ऑक्सीजन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ऐड करने वाला, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिडक्टेंट क्या होगा? कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करे, हाइड्रोजन को ऐड करे फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा किसी भी रिएक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का आप एग्जांपल ले लें। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन है, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिडक्शन हो गया। यहां से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए आप वाला जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर होगा। एक नया एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन लेते हैं, तो क्या बनेगा इससे? वाटर मॉलिक्यूल प्लस सल्फर। मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी आपको सिर्फ ये देखना क्या ऐड हुआ क्या रिमूव हुआ। तो H2S से क्या बन गया? S, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे क्या हुआ? O2 और H2O। तो इसका क्या हो गया? एक ऑक्सीजन हो गई कम, रिडक्शन हो गया।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है। याद रहेगा? थोड़ा और समझा देता हूं। C+CuO तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी तो क्या हो गया? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात इसका? होप सो, होप सो। प्रेसिपिटेशन वही बैरियम सल्फेट वाली रिएक्शन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है जो नीचे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो प्रेसिपिटेट को या तो डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे या लिख देंगे पीपीटी। यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का। अब कुछ और टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पे या तो हीट का इवोल्यूशन हो या हीट का एब्जॉर्प्शन हो, वो क्या रिएक्शंस होती हैं? उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस रिएक्शंस। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में थी वो सारी आपको बता दी मैंने। उसके बाद अब ये है उसी में कंटिन्यूएशन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। एक्सो मींस आउटसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड, थर्मल का मतलब टेम्परेचर या हीट आप कह सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट निकलती हो वो क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, जहां पे हीट इवोल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। मीथेन जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि स्टीम फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट का, जो बायोगैस फॉर्मेशन होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। क्यों होती है ये रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होती है? देखिए, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको कहेंगे ईआर, प्रोडक्ट्स के पास जो एनर्जी है उसको क्या कहेंगे? ईपी। तो ईआर और ईपी में ये कंडीशन हो तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी ना। तो हीट चेंज को हम डेल्टा एच से शो कर देते हैं, हीट चेंज को। तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को जब हटा देंगे तो क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और एडनोथर्म इन्हीं रिएक्शंस में और एग्जांपल लेते हैं। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो फूड हम लेते हैं उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। लाइव प्रोसेस में जाके देख लेना। ठीक, एंडो में उल्टा हो जाएगा, इनसाइड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अगर होता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आयन सल्फेट डिसोशिएट हो गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शंस को। तो मैंने पहले से ही आपको एक आइडिया दे दिया है। तो यहां पे ईपी और ईआर के केस में क्या होगा? जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा एच या डेल्टा ई भी शो कर सकते हो आप। तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्शन है बच्चों। उसके अलावा कुछ और आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो जिनमें इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन होती है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में नेचुरल पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कि ऐसी रिएक्शन जो अकर्स बाय इट्स ओन, जैसे वो कंडीशंस मिलेंगी वो अपने आप हो जाएगी, ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस
नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, इसको फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, बैकवर्ड भी ले जा सकते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O, तो क्या बनता है C6H12O6, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O। लेकिन अगर इरिवर्सिबल में बात करूं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, ये उल्टा नहीं बन सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे याद आ गया, वो मैं बताता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो रेजिडुअल चार्ज जो उस एटम पे है या उस पे हो सकता है अपीयर टू हैव, जब बाकी सारे व्हेन ऑल अदर एटम्स रिमूव्ड एज आयंस, उस मॉलिक्यूल से बाकी सारे एटम्स को रिमूव कर दिया गया आयनिक फॉर्म में, तो उस एटम पे क्या चार्ज बच गया वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, बाय काउंटिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उससे हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर सपोज हमें निकालना है एल्यूमिनियम का, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, बताओ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 2 होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अब यहां पे टोटल चार्ज Al2O3 में टोटल चार्ज 0, ठीक। सो एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम को हमने मान लिया X, तो X2 और O3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, ऑक्सीजन का कितना था 2 था ना, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू +3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया एल्यूमिनियम का। एक और करके देख लो, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल ले लो, इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन का हमें पता है 2 है, हाइड्रोजन का सपोज x का मान लिया, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1। क्यों -1 आया बताओ, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 1, क्यों है, देखो H2O2 HOOH, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज बना है, ये क्या है पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 -1, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट भी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए एक बार मुझे, नहीं है कोई कंफ्यूजन पक्का? तो देखिए बेटा, मैंने आपके लिए इस तरह से बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर दिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के हैं, सारे के सारे टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको आपके अपने चैनल बायोनीति पर मिल जाएंगे, ठीक है। बायोनीति में आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप पर्सनली कमेंट करके मुझे रिमाइंड भी करवा सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, क्योंकि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एक टीचर को क्या चाहिए होता है, एक टीचर को चाहिए उसने जो पढ़ाया वो बच्चे को पसंद आया, उस बच्चे ने कोई अच्छा सा कमेंट किया और उस अच्छे काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दे। तो अदरवाइज क्या है, पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी जो वॉरियर बैच है
उसमें आपको कुछ देना थोड़ी है, सिर्फ ये काम करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, कोई डाउट है या आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं टीचर को तो कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दिस इज द ओनली थिंग। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस नहीं है, ये सिंबल्स या फॉर्मूलाज हैं, आप एक नजर डाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज। आप बताइए मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मार्बल का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आ चुका। बेकिंग सोडा, टेबल सोल्ट जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ कॉमन फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटी जो एनसीईआरटी की है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। और अब जमाना किसका आ गया है? अब जमाना आ गया बेटा असर्शन रीजनिंग का, मल्टीपल चॉइस का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, है ना? तो वो भी तो डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कहाँ? यहाँ, यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करो, ये करके दिखाओ तो मानेंगे आपको। थैंक यू। सब समझ में आया होगा, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब क्या करना है? अब करना है एक्टिविटीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है मेरे बच्चों।